वेलकम फ्रेंड्स, एक बार और आप सभी के साथ मैं सिद्धार्थ बोस कॉमिक्स एंड यू में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज कॉमिक्स का प्यार 7 समुंदर पार पहुंच चुका है और हमारे साथ आज भारत माँ के लाल हैं जो विदेश में बैठ के भारत का नाम रोशन करें। और साथ ही साथ इन्हीं की वजह से जो है आज भारतीय कॉमिक्स को कहीं ना कहीं विदेशों में भी पहचान मिल गई। तो देर न करते हुए हम स्वागत करेंगे हमारे अतिथियों का आज, श्री विवेक राय जी जो यूएस से आज हमको अपना योगदान दे रहे हैं कॉमिक्स इन यू के इस एपिसोड में। हमारे साथ इंद्राशीष जी हैं जो नीदरलैंड से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अंशु श्रीवास्तव जी हैं जो कनाडा से हमारे साथ आज। तो एक तरह से ये हम यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन रीजन को आज कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बियॉन्ड द बॉर्डर्स का ये जो प्रोग्राम है और ये जो एपिसोड हम शूट कर रहे हैं, इसका मेन मुद्दा जो है, हम चाहते हैं कि भारतीय कॉमिक्स पूरे विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाए, और जो भारतीय फैन हैं, भारतीय प्रशंसक जो हैं, जो विदेशों में अभी बैठ के भारतीय कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम उनके बारे में पता करें, उनकी असुविधाओं के बारे में बातचीत करें तथा उनके थॉट प्रोसेस के बारे में पता करने की कोशिश करें। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा श्री विवेक राय जी को, वो अपने बारे में बताएं, जो आपको बहुत ही मजा आएगा सुनने के बारे में, और उसके बाद जो है हम दूसरे अतिथियों से उनके बारे में एक एक करके पूछेंगे। तो विवेक जी अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ हैं, कैसे हैं, और कॉमिक्स के बारे में आपका प्यार कैसे परवान चढ़ा, कुछ अपने बारे में बताइए। यार बहुत हैवी ड्यूटी वर्ड यूज कर दिया हाँ तुमने एकदम, सिद्धार्थ। परवान एंड ऑल, हाँ पूरा एकदम क्या मजा आएगा सुनकर के मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सिंपल है यार, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मैं इंडिया से यूएस आया था मैं 2008 में, लेकिन कॉमिक्स की क्या जर्नी रही वो शुरुआत होता है उससे और 10 साल 20 साल पहले, क्योंकि मेरी स्कूलिंग जो हुई थी वो कैलकाटा में शुरू हुई थी। मैं 9 साल हम लोग कैलकाटा में थे जब कोलकाता नहीं कैलकाटा हुआ करता था, वो तब का टाइम है। तो 97 तक हम लोग कैलकाटा में थे, और वहां पर कॉमिक्स से मेरा मतलब रूबरू या जो भी आप कह लें इंट्रोडक्शन हुआ था। चाचा चौधरी से शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे राज कॉमिक्स हुआ, फिर हम लोग गुजरात आ गए। तो गुजरात में उतना कुछ था नहीं, मतलब कॉमिक्स कल्चर है ही नहीं। मतलब आज भी मुझे गुजरात में उतने लोग दिखते नहीं है जो जितना मुझे कैलकाटा में दिखा करते थे। मतलब गली मोहल्ले में एवरीवेयर एवरीवन वाज हैविंग सम कॉमिक इन देयर हैंड, चाहे वो बंगाली कॉमिक हो, जैसे कि वो बाटुल वाली जो एक कॉमिक थी, वो सुपरमैन ऑफ, है ना, वेस्ट बंगाल वाली। तो या तो वो किताब हो, या टिंटिन हो, फैंटम हो, फ्लैश गॉर्डन, मतलब यू विल गेट ऑल द वैरायटी ऑफ कॉमिक्स बैक देन इन 90s इन कैलकाटा। तो मैं जब 97 में आया गुजरात में, तो आई मिस्ड द बंगाल कल्चर अ लॉट। एक ट्रांजिशन भी था, मतलब एक बंगाली कल्चर से, मतलब मेरे सारे जितने भी फ्रेंड्स थे तो वहां से एक गुजराती एनवायरनमेंट में आना, सो थिंग्स वर अ लॉट डिफरेंट, नॉट जस्ट फ्रॉम कॉमिक पर्सपेक्टिव बट कल्चरली ऑल्सो। बट एनीवेज, तो वहां पे गुजरात में आई वाज कंप्लीटली कट ऑफ फॉर 15-20 years विद कॉमिक्स। मेरी सारी कॉमिक, जब हम लोग मूव हुए थे कैलकाटा से, तो सिर्फ एक ही बॉक्स गुम हुआ था हमारे शिफ्टिंग में, मूविंग में, और वो था मेरे कॉमिक्स का बॉक्स। और आई बॉट इट ऑल्सो, मतलब मैंने मान भी लिया मम्मी से कि हाँ शायद कहीं मूविंग में गलत हो गया होगा, कहीं गुम हो गया। और लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि और कोई बक्सा नहीं गुम हुआ, सिर्फ मेरे कॉमिक्स का ही बक्सा गुम हुआ, वो कैसे हुआ बट एनीवेज, तो वो 15-20 साल के लिए आई वॉज विद नो कॉमिक्स, नो एक्सपोजर टू कॉमिक्स, ओनली फोकस्ड ऑन एकेडमिक्स। और मेरी ग्रेड्स भी कुछ बहुत खास नहीं थे कैलकाटा में। सो मैं खुद भी चाहता था कि मैं, अगर यही रीजन है मेरे ग्रेड्स नहीं आने का, तो लेट्स गिव इट अ ब्रेक एंड सी। तो मेरे थोड़ा सा मतलब एकेडमिकली आई वाज वेरी पुअर, फेल नहीं होता था, लेकिन हाँ मतलब बहुत अच्छे ग्रेड्स भी नहीं आते थे बचपन में। सो या कैलकाटा, आई मीन गुजरात आने के बाद वो चीजें काफी सुधरी। फिर गुजरात में एक दूसरा एक्सपोजर मिला जहाँ पे घर घर से लोग एनआरआई थे जैसा पंजाब और गुजरात में होता ही है अमूमन।
राइट। तो उसमें फिर ये हुआ कि हायर एजुकेशन का थोड़ा एक्सपोजर मिला, तो मेरे पेरेंट्स भी समझ में आया कि अच्छा हाँ, मतलब बच्चों को हायर स्टडीज के लिए बाहर विदेश भी भेजा जा सकता है और इट्स नॉट दैट ऑफ अ बिग डील, है ना। तो उसमें फिर ये हुआ कि बैक इन 2008 आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन, बैचलर्स वगैरह सब करने के बाद गुजरात से ही हुआ। उसके बाद 2008 में मैं यहाँ पे आया यूएस में, तो यहाँ पे मैंने अपना मास्टर्स परस्यू किया। फिर मास्टर्स के बाद फिर यहीं पे जॉब वगैरह करते करते फिर अब यहीं पे रह गया हूँ मैं। 2008 से आज 2022 है। तो इसके बीच में जब चीजें थोड़ी सेटल डाउन होनी शुरू हो गई थी लाइफ में, मेरे पर्सनल लाइफ में, नॉट फाइनेंशियली, बट जो उथल पुथल मची हुई थी, मतलब आपको तो पता ही है कि ग्रेजुएशन के बाद, मतलब 10th के बाद से ही एक स्ट्रगल शुरू हो जाती है एक बच्चे की, आर्ट्स कॉमर्स साइंस क्या लेना है। फिर उसके बाद फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो जब थोड़ा सा एकेडमिकली ठहराव आया जीवन में, उसके बाद मैंने थोड़ा सोचा कि क्यों ना कॉमिक्स देखा जाए, अपना पुराना प्यार जो 20-25 साल पहले छूट गया था, राइट। तो उसके बाद फिर मैंने देखना शुरू किया, तो एक प्यारे टून्स डॉट कॉम करके एक वेबसाइट मिली, और उस पे मैंने पीडीएफ पढ़ना शुरू किया। तो मतलब एवरीथिंग वाज कमिंग बैक एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, नॉस्टैल्जिक amalgamation of everything, nostalgia and beauty, the thing that I always cherished। तो वो सारी चीजें सामने आने लग गई, और मैंने एज ग्रांटेड ले लिया कि यार ये वेबसाइट तो कहीं जानी है नहीं, जब मन करेगा तो देख लेंगे। फिर वन फाइन डे, एज यू ऑल नो, वो वेबसाइट बैन हो गई और वहां से सब कुछ लापता हो गया, राइट। फिर फिर वापस, मतलब फिर ये हुआ कि फिर थोड़ा सा ब्रेक हो गया, मतलब ये हो गया कि एकेडमिक्स पूरे हो गए थे, तो अब क्या करना है, तो नौकरी करना है, तो यहाँ पे नौकरी वगैरह तलाशना, फिर शादी हुई। तो उसके बाद फिर 2016 में फिर देन इट वाज बैक इन 2012, तो 4 साल का वापस गैप हुआ 2016 के बाद से अभी तक, मतलब कॉमिक्स फॉलो हो रही है। तो 2018 में मैंने थोड़ा सा सोचा कि क्यों ना एनिमेशन वगैरह किया जाए, तो छोटा मोटा एनिमेशन शुरू किया मैंने 2018 में। और तब तो इतना ये भी नहीं पता था कि कॉमिक्स यहाँ यूएस में मंगाई जा सकती हैं। तो ये चीज पता चली 2019 में एचबीएम के द्वारा। 2019 से लेकर के 2022 तक हम लोगों का यही चलता रहता है कि महीने का खर्चा एक अलग से रखा जाता है कॉमिक्स के लिए। तो यही है, मतलब यही स्टोरी है, और आज आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं। और हमारा एक बहुत ही फैंटास्टिक ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम लोग अपने बीवियों से ज्यादा इस ग्रुप में ज्यादा टाइम देते हैं और बातें करते हैं हम लोग। तो इसमें मजा आता है हम लोगों को। सो वी आर ग्लैड कि एटलीस्ट, मतलब मैं अपनी साइड से कह सकता हूँ कि मेरी वाइफ इंटरप्ट नहीं करती है। तो दैट्स गुड, शी गिव्स मी इनफ स्पेस फॉर माय कॉमिक्स एंड एवरीथिंग, ऑल्दो शी नोज कि यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा तुम्हारी बातें चल रही है, कभी रात के 12 बजे किसी का कॉल आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो सो इट्स गुड। सो यही है छोटा मोटा स्टोरी मेरी तरफ से। थैंक यू विवेक, मजा आ गया सुन के। अब हम अगले अपने अतिथि को आमंत्रित करेंगे, इंद्राशीष जी को, और पता करेंगे उनके बारे में। इंद्राशीष जी प्लीज। थैंक यू सिद्धार्थ। मैं कंप्लीटली विवेक ने जो अपनी जर्नी बताई मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ। आई एम फ्रॉम इंडिया, कलकत्ता, कोलकाता जो भी है, ठीक है। बट मेरा बिग चंक ऑफ मेरा बचपन बिहार एंड यूपी में गुजरा। मेरे पापा बिहार में 40 साल थे, और मेरी मम्मी भी बॉर्न एंड बॉट अप बनारस में हुई है। सो तो मेरी हिंदी बोलिए, या बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ बिलोंग्स टू नॉर्थर्न पार्ट, दैट इज बिहार एंड यूपी। तो बिहार में जब मैं था, जैसे मैं बहुत सारे छोटे शहर में था एंड पटना ये सब में, और मैं बोर्डिंग में पढ़ता था, तो वहां पे मैं अपने दोस्त लोगों के साथ, आई थिंक फर्स्ट कॉमिक्स विच आई रेड वाज जंबो एंड जिंगारा। तो वो मेरे लिए फर्स्ट कॉमिक्स थी। और द सेकेंड कॉमिक्स जो मैंने पढ़ी थी वो मुझे आज भी क्लियरली याद है, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। तो यहाँ से मेरी कॉमिक्स की जर्नी स्टार्ट हुई है। फिर मतलब कॉमिक्स तो मतलब छोड़ ही दीजिए, इतनी मैंने कॉमिक्स पढ़ी है। मतलब मेरे हॉस्टल से कंप्लेन जाता था कि आपका बेटा रात को टॉर्च चादर ओढ़ के टॉर्च मार के पढ़ रहा है। फिर मुझे एक याद है, मेरे एक मामा आए थे, मेरी चाची के भाई, और मैं उनसे पहली बार मिला था।
और हमारे घर में कुछ इमरजेंसी हुआ था, तो वो मुझे हॉस्टल से पिकअप करने लाए थे। एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम वी वर मीटिंग, और मैंने उस दौरान, आई थिंक इट वाज 93 और 94, मैंने उनसे 500 या 350 रुपए की पूरा मनोज कॉमिक्स का एक सेट खरीदवाया था। तो मतलब मेरा इतना ऐसा जुनून था। बट क्या हुआ, जैसे अनलाइक विवेक जैसे कलकत्ता से गुजरात गए, मैं मेरे पापा, क्योंकि उनका तबादला कलकत्ता में हो गया, तो मैं जैसे ही कलकत्ता आया, तो मेरा ये कॉमिक्स का पूरा ये एकदम से बंद हो गया। एक तो मतलब सडन चेंज ऑफ काइंड ऑफ अ सिटी लाइफ, एक बिहार से एक मेट्रो वाले जगह पे, देन लाइफ की भागा दौड़ी ये सब में, तो वो कॉमिक्स छूट गया। एंड कॉमिक्स से मेरा मतलब है नॉट लाइक एनी अदर कॉमिक्स, एज विवेक ने बोला कि बंगाल में स्टिल यू फाइंड लॉट ऑफ रीडिंग कल्चर, अभी भी वहाँ पे बाटुल बोलिए, टिंटिन, ये सब है, वो सब मैंने पढ़ी है वहाँ पे। बट ये जो हिंदी कॉमिक्स है, राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स, ये मैं आउट ऑफ माइंड ही हो गया था। हाँ, डेफिनेटली मैं मिस करता था, क्योंकि वो मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट था, क्योंकि मैंने किताब पढ़ना ही कॉमिक्स से सीखा। रीडिंग हैबिट मैंने डेवलप की कॉमिक्स से, सो इसलिए मैं उस चीज को बहुत मिस करता हूँ। सडनली क्या हुआ, मैं आई थिंक फिर जॉब, कॉलेज, जॉब, ये सब होने के बाद 2012 में मुझे याद है, मैं बैंगलोर गया था, एंड सडनली आई केम अक्रॉस वन वेबसाइट कॉल्ड paratoons.com, एंड एवरीथिंग केम बैक। ठीक है, और वहां पे क्या हुआ, मैंने क्या, कुछ तो दिमाग में चला, मैंने गूगल किया और मुझे राज कॉमिक्स का साइट मिला, और मैंने देखा अरे ये लोग, और तभी इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट हुई थी, फ्लिपकार्ट ये सब, अमेजन दे स्टार्टेड डेवलपिंग। तो देखा राज कॉमिक्स कर रही है, तो मैंने राज कॉमिक्स से आई थिंक मैंने पहला कुछ सेट सौडांगी और कुछ अंगारे, और 3-4 सेट ऐसे सर्वशक्तिमान, ऐसे 3-4 मैंने ऑर्डर किए थे। और मेरे पास जब आया तो मैंने देखा कंडीशन तो बहुत ही अच्छी है, एवरीथिंग। तो मैंने पता किया उसके बाद मनोज कॉमिक्स एंड तुलसी कॉमिक्स, बाकी सब, तो अनफॉर्चुनेटली दोज गॉट शट डाउन। तो फिर मैंने कॉमिक्स लाना स्टार्ट किया राज कॉमिक्स के थ्रू, और मैंने जितनी भी सारी मतलब कशिशें थी सब निकाल दी। मतलब अब मैं खुद से अर्न करता हूँ, घर में टोकने वाला भी कोई नहीं, और जो भी टोकेगा तो मतलब मेरी मर्जी, अब तो मतलब भाई, तो ऐसा था। फिर मैं 2015 में नीदरलैंड्स आ गया, एंड वहां पे भी बीच में थोड़ा ब्रेक हुआ, बट स्टिल मैंने उस टाइम भी, आई थिंक मुझे याद है 2017 या 18 के करीब, मैं राज कॉमिक्स से मैंने पार्सल भी मंगवाया था यहाँ पे। लेकिन बीच में क्या हुआ, अगेन सब कुछ थोड़ा सा बंद हो गया, मतलब ना कहीं राज कॉमिक्स से कुछ अपडेट आती है और ना कहीं से, तो मेरे को लगा सब बंद हो गया। लास्ट ईयर सडनली मैंने अगेन फेसबुक में एक पोस्ट देखा कॉमिक्स अड्डा का एंड दूसरे अदर वेबसाइट सेलर्स का, और मैंने देखा नाउ दे आर, मतलब राज कॉमिक्स तो फिर से मतलब डिफरेंट डिविजन्स के थ्रू कॉमिक्स ला रहे हैं, बट मनोज कॉमिक्स, तुलसी कॉमिक्स, ये भी आना स्टार्ट हो गई। तो मतलब हम जैसे अंधों को और चाहिए क्या। तो मैंने फर्स्ट ट्रायल के लिए बोला कॉमिक्स ऑर्डर की, एंड मतलब उसके बाद तो चला ही आ रहा है। मैं अभी जस्ट रिसेंटली भी इंडिया गया था, और मुझे याद है अभी इंडिया में ही मैंने कुछ 10 या 15 केजी का पार्सल मैंने यहाँ पे लाया था कॉमिक्स का। तो इस तरह से अभी भी जुनून चल रहा है। हाँ, कुछ मिल बांट के बस यही है, मतलब अनफॉर्चुनेटली कि मैं मतलब हमारा, जैसे विवेक ने बताया, एक छोटा सा ग्रुप, एंड वी टॉक अबाउट कॉमिक्स। एक होता ना कि मतलब आप लोगों को बताते हो कि आप कॉमिक्स पढ़े, और वो एक अजीब सा एक लुक देते हैं कि अभी भी बचपन ही जैसी, तो ऐसा नहीं है। सो इट्स ग्लैड वी गॉट कनेक्टेड, एंड या नाउ ये है हम मेरी छोटी सी कॉमिक्स की जर्नी। ऑलराइट, ग्रेट। बहुत मजा आया इंद्राशीष आपके बारे में पता करके। हम रुख करेंगे हमारे अगले अतिथि का, अंशुल जी का, जो कनाडा से जुड़े हुए हैं। अंशुल जी, आपका स्वागत है कॉमिक्स एंड यू के मंच पर। अपने बारे में हमको बताइए और इस मंच को सुशोभित करिए। धन्यवाद। थैंक्स दैट हम लोगों को ये मौका देने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। और आपस में तो हम लोग एक दूसरे को खूब परेशान दिन रात करते ही हैं। तो बेसिकली मैं यूपी से, लखनऊ से हूँ। बचपन से कॉमिक्स का तो शौक रहा है, जैसे हम हर बच्चे को रहा है। लेकिन जैसे सबने कहा उनका कलेक्शन, तो मेरा कलेक्शन ही हुआ करता था। मोस्टली मेरे आसपास 2-3 भैया लोग थे जो वो कॉमिक्स की शॉप्स नहीं लगाते थे, तो भैया सब भैयों से दोस्ती कर ली थी, उनके पास बैठ के बुक्स पढ़ा करता था। कॉमिक्स मैंने 8, 9, 10 तक पढ़ी, लेकिन उसके बाद वही होता है ना, जैसे अपने यहाँ समझा जाता है कॉमिक्स पढ़ने से बच्चे बिगड़ रहे हैं, लैंग्वेज खराब हो जा रही है। तो वो सब करके फिर छिपा के कॉमिक्स पढ़ना शुरू हुआ। लेकिन फिर धीरे-धीरे ना वो 10th और 12th की उस फ्लो में वो कॉमिक्स का फ्लो
बंद हो जाता है या कम हो जाता है। खुद भी डर लगता है यार, पढ़ रहे हो कहीं नंबर खराब आ गए तो फिर एक पढ़ना, एक की जगह 2 पढ़ेंगी। तो फिर वही हुआ, फिर उसके बाद वही कॉलेज, इंजीनियरिंग उन सब के चक्कर में कॉमिक्स एक बैकग्राउंड में रह गया। मतलब जैसे कभी ट्रैवल करते थे, रास्ते में एक उठा ली, पढ़ ली, मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ फॉलो करना है या कोई लेना है। तो उसके बाद बेसिकली जॉब जॉब ये सब हो गया। तो उस समय एक तो कॉमिक्स, मतलब आप एक जब अडल्ट एज में आते हो तो एक बार कॉमिक्स इंडियन पर्सपेक्टिव से, जैसे यहाँ पे होता है, क्या होता है, जो यंग अडल्ट या जो अर्ली 20s वाले हैं उनमें कॉमिक्स का बहुत फेज होता है। पीपल उनको एक एज अ कल्चर कॉन्सेप्ट मानते हैं। अगर आप इंडिया में जाओ, नागराज, ध्रुव, अरे यार तुम ये पढ़ रहे हो, तो इट्स बिकम हाइप। तो फिर वो एक वो जब नए नए जॉब लगा, वो सब लगा, तो कॉमिक्स का एक फेज छूटता सा गया। सो बेसिकली मेरा बुक्स में भी इंटरेस्ट था, तो बाकी बुक्स पढ़ने में उन सब में थोड़ा ज्यादा माइंड फोकस हो गया। उसके बाद यहाँ कनाडा आया, फिर यहाँ पे वाइफ के साथ मिलके नई लाइफ सेटल करना, जॉब करना, उन सब में तो बिल्कुल एवरीथिंग गॉट आउट ऑफ, इवन बुक्स पढ़ना सब बंद हो गया। फिर अभी वही 2017 के आसपास जब हम लोग अपने घर में मूव हुए, तो मैं वाइफ ने कहा कि तुम्हें बुक्स का शौक है तो तुम्हारे लिए एक लाइब्रेरी की अलग स्पेस दे देते हैं। तो बेसिकली उसके बाद से मैंने बुक्स कलेक्ट करना, पढ़ना, उन सब का शुरू कर दिया। फिर अराउंड 2017 आई थिंक मैं ऐसे किसी तो ऑनलाइन साइट पे कोई तो हिंदी बुक्स के लिए देख रहा था, तो वहाँ पे नागराज का किसी का मेरे को दिखा, तो मैंने बोला अच्छा आती है अभी भी क्या। तो फिर फाइनली मैंने नागराज की वो राज कॉमिक्स की साइट पे जाके, उस समय वो संपूर्ण बालचरित और नागयान अवेलेबल था 2018 में, तो वो ऑर्डर किया। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम है, वो लोग उस समय शिप नहीं करते थे शायद। वो मैंने इंडिया में पेरेंट्स के पास भिजवाया, वहां से आने में यहाँ 1.5-2 साल लग गए। मतलब वो क्रेज नहीं, जब जब कोई आएगा ट्रेवल करेगा तभी मिलेगी, राइट। फिर ये कोरोना के टाइम एचबीएम आया, तो मैंने ऐसे ही एचबीएम में पूछा कि मतलब आप शिप करोगे क्या, तो दे वर लाइक हाँ हम शिप कर देंगे। तो उस टाइम मैंने फर्स्ट लॉट शिप किया था, जो करीब 20-25 बुक्स का आया था। मतलब उस समय जो खुशी हुई थी पैकेज देख के ना, आई कैन नॉट डिस्क्राइब। वो बचपन की यादें, वो कॉमिक्स, नागराज मतलब एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके बाद से फिर ये पूरा पढ़ने का शुरू हुआ, एचबीएम को फॉलो करने का। फिर हाँ बाकी ग्रुप्स भी थे, और कोरोना के टाइम तो खूब एक्टिव हो ही गए थे राइटर सब लोग कॉमिक्स को लेके। उसके बाद ये अपना छोटा सा एनआरआई ग्रुप मिला, तो पता चला हम मैं ही अकेला पागल नहीं हूँ, और भी पागल है दुनिया में। मतलब ये नहीं, लेकिन अभी भी वही होता है कि अब अब तो रेगुलरली अपडेट कौन सी कॉमिक्स आ रही है, इंडिया से क्या लॉट आने वाला है, अब तो वही डिस्कशन होता है। जी, अब बेसिकली लग रहा है मतलब वो जो बचपन छूटा था वो वापस जी रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया अंशुल जी, बहुत मजा आया आप तीनों के बारे में जानकर। तो दोस्तों हमें मजा बहुत आ रहा है। विश्व के 3 कोनों से आज हमें जो है कॉमिक्स एंड यू के मंच पर 3 विभूतियां आज हमारे साथ हैं, यूएस, कनाडा और नीदरलैंड से। और अपने अपने अनुभव को ये लोग साझा कर रहे हैं। कैसे बचपन में इन्होंने कॉमिक्स पढ़ी, कैसे कॉमिक्स पढ़ने के लिए इनके मन में एक डर था, और कैसे इन्होंने कॉमिक्स को दोबारा जीवंत किया अपने जीवन में, कैसे वो वापस लाए, कैसे इनका अपना ग्रुप बना। इसी संदर्भ में अंशुल जी ने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया था कि इंडिया में कॉमिक्स पढ़ने का एक अलग माइंडसेट होता है, एक परसेप्शन होता है कि ये तो घटिया चीज है, मतलब बड़े हो गए हो अब क्या कॉमिक्स पढ़ोगे। वरन विदेश में 20-25 साल के, आप 50 साल के लोग भी कॉमिक कॉन में जो है कॉस्प्ले करके चले जाते हैं। इंद्राशीष जी, मैं आपसे इस बारे में कुछ जानना चाहूंगा, आपकी क्या राय है। भारत में ही ऐसा क्यों मानसिकता है कि कॉमिक्स अच्छी चीज नहीं है, बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता, और या बड़े हो गए हो अभी भी कॉमिक्स पढ़ते हो, ये मानसिकता क्यों है भारत में, आपको क्या लगता है? मैं इसमें थोड़ा सा एक संशोधन करूंगा कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि भारत में कॉमिक्स को लेके, क्योंकि मैं कलकत्ते में रहा हूँ, वहां पे टिंटिन या रेस्ट ऑफ द कॉमिक्स की जो क्रेज है, और वहां पे कभी भी माता पिता रोकते नहीं है, वो मतलब हमारे कल्चरली वो एम्बेडेड है। ये मैंने स्पेसिफिकली देखा है हिंदी कॉमिक्स को लेके, उसको थोड़ा सा मतलब डिफरेंट नजरिए से देखा जाता है बोलिए, या समथिंग लाइक दैट। डेफिनेटली एक तो कल्चरली का ये है, क्योंकि सबके माँ बाप चाहते हैं कि बेटा बेटी खूब पढ़े, आगे बढ़े, कॉमिक्स वॉमिक्स ये सब ठीक है, बट मेन है करियर, वो सब है। विदेश में क्या है कि विदेश में इसको प्रॉपरली प्रमोट किया जाता है, एंड टाइम के साथ ना विदेश में कॉमिक्स भी चेंज हुई है। कॉमिक्स जब आई थी वो एक मनोरंजन के लिए थी, एक
स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए थी। विद टाइम, विद डिकेड वो चेंज हुआ है, कॉमिक्स इवॉल्व हुआ है। अब बैटमैन सुपरमैन जब स्टार्ट हुआ था, आप अभी उसको पढ़ोगे आप हंस दोगे, लेकिन आप देखोगे डिफरेंट जनरेशन या डिकेड के साथ वो इवॉल्व हुआ है। हमारे कॉमिक्स इंडस्ट्री में क्या हुआ है, स्पेशली हिंदी में आप देखोगे तो उसको इवॉल्व होने में ना थोड़ा टाइम लगा। उसके ऑडियंसेस सिर्फ वो स्पेसिफिक सेलेक्टेड ऑडियंस रह गए, तो दैट इवॉल्वमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए क्या हुआ कि कॉमिक्स इंडस्ट्री हिंदी की स्पेशली वो एक पल्प फिक्शन काइंड ऑफ जॉनरे के तहत रह गई। ठीक है, अभी आप रिसेंटली देखिएगा जो नए सारे पब्लिशर्स आए हैं, होली काउ, याली, फिक्शन कॉमिक्स, जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही आप देखोगे राज कॉमिक्स का भी जो अभी सब नया कंटेंट आ रहा है, कुछ कुछ दे आर प्रिटी गुड। ठीक है, मे बी इट टुक टाइम टू टेक दैट लीप, बट दे पीपल आर डूइंग दैट नाउ। दे आर उन लोग का फोकस रिलेटेड टू ऑडियंस, दे नो इट्स नो मोर बच्चों की चीज या समथिंग नहीं है, ये बड़े भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये परसेप्शन, एंड डेफिनेटली एक कहावत है, एक और चीज को आप जिस चीज को जिस तरह से पैकेजिंग करोगे ना, वो उतनी बिकती भी है। ठीक है, अभी आप देखोगे जो भी नए कॉमिक्स आ रहे हैं उसके पैकेजिंग्स बोलिए, हार्ड बाउंड, ये सब, तो इट्स नो मोर कि वो बच्चों का चीज है समथिंग, इट्स अ सीरियस बिजनेस, सीरियस थिंग, आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड द बेस्ट थिंग विच आई लाइक अबाउट कॉमिक्स, एंड जो मैंने खुद के लिए तो कहा ही है, कि इट इनबिल्ड्स यू योर रीडिंग हैबिट, क्योंकि वो पिक्टोरियल है। ठीक है, तो अगर आप बच्चों को दोगे तो वो उससे पढ़ना सीखेंगे डेफिनेटली। मैं तो अपने बेटी को तो मैं कॉमिक्स के थ्रू ही वो करता हूँ। ठीक है, बट आई थिंक इंडिया में प्रॉब्लम हुआ है, कल्चरली भी है, और इट टुक सर्टेन टाइम फॉर द कॉमिक्स इंडस्ट्री टू इवॉल्व। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। आपका कहना बिल्कुल सही है इंद्राशीष जी, पर मैं आपने जो भी शेयर किया वो कहीं हद तक बिल्कुल फिट बैठती है। मैं विवेक जी से एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। विवेक जी, अब जैसे इंद्राशीष जी ने बात की कि हम लोग जो हैं, अब हम लोग बच्चे तो रहे नहीं, तो अभी अगर हमारे बचपन की जो कॉमिक्स अगर हमको वापस दी जाए, सो वी आर समहाउ ओवरग्रोन, आउटग्रोन ऑफ दैट एरा। तो अभी इवॉल्व हो रही हैं कॉमिक्स, हमको नई चीजें मिल रही हैं पढ़ने के लिए। भारतीय कॉमिक्स भी कंधे से कंधा मिला के कोशिश कर रही हैं इसको आगे लाने के लिए। सो इन दैट केस व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू प्रेफर? आपको फिक्शन वर्सेस रियलिटी, इस बारे में आप कुछ बताइए कि भारतीय कॉमिक्स में आपको क्या समझ में आता है फिक्शन और रियलिटी के बीच में, या दोनों हैं, इसके बीच में मेल बंधन नहीं है, या फिर बैलेंस होना चाहिए? प्लीज। फिक्शन और रियलिटी, यार देखो ऐसा है ना कि कॉमिक बना ही है फिक्शन के लिए, मेरे समझ से, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा हुआ है। और फील फ्री टू इंटरप्ट अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ या यू थिंक इन डिफरेंटली। और रियलिटी से इसलिए थोड़ा सा दूर भागते हैं ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अगल बगल इतना सब politically, non-politically, things are going so wrong. Even when we are in 2022, we are talking about war, crimes and all that stuff, right? तो ये सब चीजों को पुल आउट करके आप देखोगे कि अलग अलग वर्ग के लोग आते हैं और अपना मत देते हैं उसमें, रिगार्डलेस कोई कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहा है, या लाइक अपार्ट फ्रॉम स्किन कलर। जैसे यहाँ पे आपको सुपरमैन भले गोरा है, लेकिन यहाँ पे काले लोग भी पसंद करते हैं, राइट? तो मतलब कि इट हैज ब्रॉट एवरी रेस, एवरीवन टुगेदर एक तरीके से। हाँ, लेकिन आप पूछोगे कि पहले और अभी की जो कॉमिक बुक्स हैं वो कितनी मतलब डज इट मेक सेंस और नॉट, जैसा आपने पूछा ना कि अभी की कहानियां आपको लगता है कि कैसा, डज इट जी मेक सेंस जी। रिलेटिवली, राइट? हाँ, तो जैसे मैं कुछ दिनों पहले नागराज और तुतेंदु पढ़ रहा था, मतलब दिस कैरेक्टर इज इम्पॉसिबल टू किल, है ना? तो नागराज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो और समझो उसको, तो मतलब कि वो और क्या अपना तिकड़म लगाए कि उसको खत्म कर दे, है ना? लेकिन फिर भी वो लास्ट में बच जाता है। तो एज ए रीडर तो मुझे उससे अच्छा लगा था तुतेंदु कैरेक्टर, तुतेंदु ही नाम है ना शायद। तो जी खैर उस तुतेंदु। समय भी मुझे अच्छा लगा था, और आज भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो। मैं बोला यार ये तो क्या मस्त कैरेक्टर है, मस्ती भी करता है और क्राइम भी कर रहा है, और नागराज को इतना हार्ड टाइम भी दे रहा है ना उसको मारने के लिए।
अब मतलब ये तो फिक्शन वाली बात होगी, ऐसा कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिक्शन और रियलिटी को मिला करके अगर आपको कहानियां सुननी है इंडियन कॉमिक में, तो उसका बेस्ट एग्जांपल है अनुपम सिन्हा, हैंड्स डाउन। ठीक है, वो इसलिए उसके 2-3 रीजन है। जैसे कि मैंने अभी तक एक वीडियो बनाया नहीं है, वो पेंडिंग है मेरा वीडियो, तो मैं उसका एक छोटा सा सेक्शन आपको आंसर के रूप में देता हूँ। एक स्टोरी है जो वैम्पायर वाली स्टोरी है, जिसमें ध्रुव लड़ता है वैम्पायर से, और वो पूरी स्टोरी का जो सेटअप है पोखरन में हुआ है। ये कॉमिक रिलीज हुई थी इंडिया के पोखरन टेस्ट से पहले। ठीक है, 1999 में शायद इंडिया ने टेस्ट किया था, उसके बाद जो सैंक्शंस लगे थे, राइट, ऑल नो अबाउट दैट, राइट। लेकिन ये कॉमिक के अंदर आपको सारी चीजें नकली मिलेंगी। ठीक है, सब चीजें, सब जगहों के नाम आपको नकली मिलेंगे। राजनगर जैसी कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करती, महानगर जैसी कोई जगह एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ठीक है, और सेम थिंग विथ मेट्रोपोलिस और जो भी है डीसी यूनिवर्स में, मार्वल में अलग है, बट पोखरन एग्जिस्ट करता है वैम्पायर में। तो यानी कि जो राइटर है उसको फिक्शन के हिसाब से रहा है, उसने डाला है सब कुछ, फिक्शनल एनवायरनमेंट बनाया है, वैम्पायर आ रहा है, ध्रुव तो इटसेल्फ इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर, एवरीवन अराउंड ध्रुव इज आल्सो फिक्शनल, लेकिन जहां पे टेस्टिंग हो रही है वो असली है। ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल है ग्रैंड मास्टर रोबो, अगर आप कॉमिक पढ़ो तो उसके अंदर ध्रुव एक ब्लूटूथ लोकलाइक हेडसेट का यूज करता है, आप देखोगे तो। और ब्लूटूथ हेडसेट वाज मतलब कि कमर्शियलाइज्ड अ लॉट लेटर, मे बी इन 97 और समथिंग। तो ये सारी चीजें इंटेलिजेंस दिखाता है एक राइटर का, कि वो फिक्शनल एनवायरनमेंट में भी वो कैसे नॉन फिक्शन जोड़ रहा है, एट द सेम टाइम ही इज नॉट हार्मिंग किसी के सेंटिमेंट्स, मतलब किसी भी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हार्म नहीं कर रहा, राइट। उसमें रिलीजन को नहीं रखा, उसमें बर्निंग पॉलिटिकल इश्यूज नहीं रखे। जैसे सुप्रीमा में कश्मीर भी जाता है अपना ध्रुव, राइट, लेकिन वहां पे जो आतंकवादी दिखाया है वो आतंकवादी सुप्रीमा को बना दिया है, ग्रैंड मास्टर रोबो को बना दिया, पाकिस्तानियों को नहीं बनाया उसमें, राइट। किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट नहीं किया। सो दिस इज द साइन ऑफ अ गुड राइटर, और इसी से आपकी स्टोरीज चलती भी हैं। ठीक है, किसी को शायद ना सही लगे मेरी बात, वो बोलेंगे कि नहीं भाई, मतलब कि वी शुड शो रियलिज्म एंड एवरीथिंग, तो वो भी एस्पेक्ट लाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। और आज भी हो रहा है अनुपम जी, आज भी पाताल सुतल ये सब के कॉन्सेप्ट उन्होंने सर्प सत्र सीरीज में बहुत अच्छे से समझाया है, जो कि मेरे को अभी तक नहीं पता था। वो एक पेज में उन्होंने डिस्क्राइब किया है, अब जिसको जाकर के गूगल करना होगा उसके लिए तो मतलब दिस इज अ टेक अवे फ्रॉम कॉमिक बुक ना। मतलब वो पाताल के बोलेगा कई कि यार स्तर हैं, पाताल, तलातल, भूतल, जो भी थे वो पूरे पाताल के पूरे राइट, उन्होंने वर्णन किए हैं। राइट, वो उन्होंने एक पेज में समझा दिया है। उसके बिल्कुल साथ बिल्कुल। उन्होंने कहानी बुनी है कि नागराज का सफर कैसे हो रहा है उसके थ्रू, डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ को, राइट। तो यहाँ पर भी फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन रियलिटी उन्होंने जोड़ी है। और टेक अवे यही होता है कि मतलब कि इट्स नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, यू आर एक्चुअली गेनिंग सम नॉलेज आउट ऑफ इट। पोखरन में आपको कहाँ पता था? पोखरन तो मुझे पहले पता भी नहीं था। वैम्पायर जब मैं पढ़ रहा था तब भी मुझे नहीं मालूम था पोखरन कौन सी जगह है। करेक्ट शायद करेक्ट। पोखरन नाम इतना फनी है, मुझे लगा कि शायद ये भी राजनगर जैसा ही कोई फिक्शनल सिटी होगा राजस्थान में, राइट। मुझे नहीं पता था वो। तो जब टेस्ट हुआ, जब इतना अटल जी के टाइम पे इतना सब हो हल्ला हुआ कि कैसे टेस्टिंग हो गई एंड ऑल दैट, सो इट वाज अ ग्रेट फीस्ट, राइट। तो उसके बाद फिर मुझे रिलेट हुआ कि अरे यार, और तब मैं गुजरात में था और मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकता, एज आई टोल्ड यू कि गुजरात में मेरे फ्रेंड्स वर नॉट दैट कॉमिक अवेयर, राइट। कॉमिक कल्चर वहां पे उतना नहीं था उस समय। तो मैं, मेरे अंदर तो फूट फूट के हो रहा था कि यार मैं बताऊं, किसी से शेयर करूं, ये रही कॉमिक, देखो ये रहा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब होता है, मतलब आई थिंक कि दिस इज एन अमालगमेशन, अ ग्रेट अमालगमेशन। ग्रेट। आपको फिक्शनल स्टोरीज हर जगह मिलेंगी, परमाणु में भी मिलेंगी, नागराज में भी मिलेंगी, ध्रुव में भी मिलेंगी, एवरीवेयर यू विल गेट दैट, भेड़िया में भी मिलेंगी। सो राइटर इसको कैसे यूज करता है उस पर डिपेंड है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू विवेक। मैं विवेक के बातों से एक इनपुट मैं लेना चाहता हूँ। नॉस्टैल्जिया की बात हम कर रहे थे, हम बात कर रहे थे ग्रेट अनुपम सिन्हा जी, जिनकी रचनाएं बहुत ही ज्यादा मतलब बचपन को किसी हद तक
प्रेरित करने के लिए काम में आई हैं, जिनकी कहानियां। मैं अंशुल जी से ये पूछना चाहूंगा, आज के जमाने में जब हम लोग कॉमिक्स की बात करते हैं तो आप क्या प्रेफर करते हैं? क्या ये नॉस्टैल्जिया है जिसकी वजह से आप कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और यू आर गिविंग अ थॉट फॉर द न्यू पब्लिकेशंस एज वेल? अंशुल जी। जो कॉमिक्स वापस पढ़ना शुरू किया, सो नॉस्टैल्जिया वाज अ रीजन। मतलब जो कॉमिक्स की वर्ल्ड में जो वापस एंटर किया, तो इट वाज बेसिकली ध्रुव, नागराज, इन सब की वजह से हुआ। मेरा फेवरेट, सबको मालूम है इस ग्रुप में मेरा फेवरेट बाकेलाल है। सो समथिंग कि मैं बाकियों की भी मिस हो जाऊं, लेकिन मैं बाकेलाल जरूर अभी भी बाकेलाल, क्रुकबॉन्ड, इनकी जो भी नई आ रही है मैं ऑर्डर करता हूँ। लेकिन ओवर द फेस, अगर आप जैसे पहले होता था बचपन में, आप पढ़ के उसको यू यूज टू लाफ विद इट। अभी होता है एक बार पढ़ लिया, हाँ यार बचपन याद करके एक बार आप हंस लोगे, लेकिन 2-3 बार आप उसको नहीं पढ़ पाओगे ना। आप एज अ पर्सन आप ग्रो हुए हैं, आपका योर मेंटालिटी हैज ग्रोन, योर नॉलेज हैज ग्रोन। तो आप बेसिकली यू वांट दोस कैरेक्टर्स, उनको भी थोड़ा बढ़ना चाहिए। अगर आप वापस जाके पुरानी वाली कॉमिक्स जैसे किरगी का कहर और वो सब आप पढ़ोगे, आप आर्ट एप्रिशिएट करोगे, क्या बना है वो एप्रिशिएट करोगे बस। लेकिन आप स्टोरी पे यू विल नॉट स्टे दैट लॉन्ग। मतलब आई एम नॉट, मतलब फ्रॉम माय पॉइंट, मेरे लिए कॉमिक्स में एज एन आर्ट या ड्राइंग देखने के लिए नहीं, मेरे लिए वो कंप्लीट पैकेज होता है आर्ट और स्टोरी का। अगर स्टोरी नहीं अच्छी है तब भी मैं हट जाता हूँ। तो उस केस में जो मैं अब चाहता हूँ, इट इज बेसिकली जो मेरे माइंड को अपील करे। इट हैज टू बी हैव सम स्टोरी लाइन, कुछ मैच्योर कंटेंट हो। मैच्योर एज इन वो वाला मैच्योर नहीं, बट कॉन्सेप्ट वाइज, स्टोरी वाइज वैसा मैच्योर कंटेंट हो। अगर आप डीसी मार्वल की कॉमिक्स भी देखोगे, यू हैव कॉमिक्स जो आपके उस चाइल्डहुड फेज को भी कैटर करती है, बट अब जो कॉमिक्स आ रही हैं बेसिकली दे कैटर टू पीपल लाइक अस 30s 40s, इन जो बेसिकली उसके साथ ग्रो अप हुए थे। अब जो इंडिया में नई कॉमिक्स आ रही है, जैसे इंद्रशील भाई ने भी कहा, होली काओ का मेरे को अघोरी बहुत पसंद आया। द रीजन इज उसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी, इन इट वाज मैच्योर एंड इट अपील्ड। वो मतलब थोड़ा सा आपको वो चाइल्डहुड वाला वो फील नहीं लगा, आपको लगा एक आप प्रॉपर बुक पढ़ रहे हो, ग्राफिक नॉवल पढ़ रहे हो, अगर ऐसे कहो तो इस तरह के मोर कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो डेफिनेटली अच्छे लगेंगे। नॉस्टैल्जिया के लिए आप किताब को एक बार पढ़ सकते हो, लेकिन अच्छी कॉन्सेप्ट स्टोरी उस दैट मेक्स यू, आपको किताब पे वापस बार बार जाने का फोर्स करता है। वरना आप खरीदोगे, पढ़ोगे, अलमारी में रख दोगे एंड गॉन। थैंक यू अंशुल, थैंक यू। इसी नॉस्टैल्जिया की बात में जब हम बात कर रहे थे तो अंशुल जी ने एक बहुत अच्छा मुद्दा बीच में लाया, विच ही हैज टॉक्ड अबाउट मैच्योर्ड कंटेंट। और आज का ये जमाना है जब अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमारे पास परचेजिंग पावर आ गई है, हम एक उम्र के पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अब हमारी प्रायिकता अलग है, अब हमारी सोच अलग है, उसी के हिसाब से अब कंटेंट भी बदला जा रहा है धीरे धीरे। अगर हम बात करें कंटेंट की, तो रेगुलर वर्सेस मैच्योर्ड कंटेंट की हम बात करें